ऐसे एस्पेक्ट आने वाले हैं ना जिसको देखकर हम रियली शॉक्ड हो जाएंगे। कैसे कैसे एस्पेक्ट हैं, तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं ना कि हमने जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी को रीड किया था वो क्या क्या थी। तो हमने ये देखा कि न्यूटन का सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम, जिसका रिजल्ट क्या था कि मोमेंटम चेंज होता है तो एक फोर्स मिलती है, मतलब कि F इक्वल्स m इंटू ए। दिस इज अ फंडामेंटल लॉ, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ये नेचर का कैरेक्टर है। इसी तरह से एक और कैरेक्टर है एक सीधी चलने वाली बॉडी के पास। एक पार्टिकल सीधा चलता है, उसके पास वो कैरेक्टर है कि उसके पास मोमेंटम है। अब वो चेंज होगा तो फोर्स बन जाएगा। अच्छा, देखो कैसा है मोमेंटम। तो यहां पर एक पार्टिकल जिसके पास मास m है और v वेलोसिटी से मूव करता है। अच्छा, इसको ऑब्जर्व करने वाला ऑब्जर्वर यहां खड़ा है। कहां पर है? तो आंसर इसके इसी सेम लाइन में, ये इसी सेम लाइन में ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करता है और वो देखता है कि एक पार्टिकल इसी की सीधी लाइन में चलता है। सीधा चलना मतलब क्या? लीनियर चलना। अच्छा, फिर से जब ऑब्जर्वर यहां से देखता है तो उसको क्या दिखेगा कि पार्टिकल इज मूविंग स्ट्रेट विद वेलोसिटी v। तो उसने इसको नाम दिया, इट इज लीनियर मोमेंटम, जिसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कितना है m इंटू वी। और यूनिट भी जानते हैं इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वेक्टर एक स्केलर, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर। इट हैज डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन है इसकी? तो वो डायरेक्शन है इसकी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अच्छा, अब क्या होगा अगर कोई चलती हुई बॉडी, फिर से मोमेंटम जिसके पास है वो बॉडी आप चल तो रही है, लेकिन अब आप देखते हो तो चलते चलते घूमते 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 आपके पास आ रही है। कुछ अजीब तो लगेगा। पहले चलते हुए देखा तो वो एकदम स्ट्रेट चल रही थी v वेलोसिटी से, और अब देखते हैं तो क्या नजर आता है कि वो घूमते घूमते अपने पास आती है। अच्छा, फिर से वो घूमती है तो हमसे दूर जाती है, ऐसे करके घूमती है तो कंटिन्यू, कभी घूमती है तो पास आती है, तो कभी घूमती है तो दूर जाती है। ये कैरेक्टर कैसे आता है, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या है ये कैरेक्टर और नेचर का क्या एस्पेक्ट है ये। देखो, अक्सर हम ना जब मोमेंटम की बात करते हैं और इसके बाद एडवांस एंगुलर मोमेंटम, ये बड़ा ही अजीब कंसेप्ट है। इसको देखना, इसको परखना, बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली हैं जिसको हमें एक एक करके समझना पड़ेगा। पहला क्या? पहला हम जानते हैं कि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसी के साथ साथ वेक्टर डायरेक्शन होगी, इसमें कोई हैरानी नहीं है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी में उसका मोमेंटम। लेकिन जब हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, अगर ये वेक्टर हुई, अगर एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर हुआ तो इसमें रूल लग जाएंगे। कौन कौन से रूल? वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन रूल, वेक्टर का डॉट, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों पढ़े थे हमने। अगर किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, किसी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है। और क्रॉस पे गोला नहीं, ये क्रॉस प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट और ये स्केलर प्रोडक्ट। अब इन दोनों के रूल इसमें लग जाएंगे। वो कब लगते हैं? देखो, डॉट और क्रॉस ये तभी लगेगा जब दोनों तरफ वेक्टर क्वांटिटी होंगी। जब दोनों तरफ वेक्टर क्वांटिटी होंगी तभी वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। इसमें एक तरफ था इसलिए नहीं लगा। अब अगर एंगुलर मोमेंटम में दो तरफ आ गया तब हमारी पूरी की पूरी कैलकुलेशन, देखने का नजरिया, ऑब्जर्वेशन सब चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक बात देखो कैसे। अब यही वो पार्टिकल है सेम जो v वेलोसिटी से मूव करता है। नाउ इस बार आपने अपनी लोकेशन पिक की इस पॉइंट पर रेदर देन इन स्ट्रेट लाइन। कहां पर पिक किया इसको? इधर। पहले कहां था? इधर इसकी स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अब अपनी ओरिजिन को यहां पिक किया। और यहां पिक करने से क्या फर्क पड़ गया? लेट्स सी, देखो क्या फर्क पड़ गया। अब हम इसको ऑब्जर्व करें कि पार्टिकल कहां है। तो कहां है के लिए क्या पूछ रहे हैं? पोजीशन। तो पोजीशन कहां है मतलब कि पोजीशन में वेक्टर। तो यहां से इसको डिफाइन करो, ये कहां है। तो हमने कहा ये आर वेक्टर इस पोजीशन पर है, और इसीलिए इस पोजीशन पर जो है इसके कोऑर्डिनेट को दिखाएगा कौन?
वो होगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इसके कोऑर्डिनेट को बताएगा, इसके कोऑर्डिनेट से इसकी डिस्टेंस बताएगा। जैसे अगर इसका कोऑर्डिनेट x और y हुआ तो पोजीशन वेक्टर इसके कोऑर्डिनेट को xi yj इनके कैलकुलेशन से डिस्टेंस बताएगा कि ये कितना दूर है, किस तरफ है। अच्छा, फिर से देखो, पोजीशन वेक्टर क्या करता है, एक तो लोकेशन बता देगा, दूसरा किधर है वो बता देगा, मतलब एक कितनी दूर है, डिस्टेंस और डायरेक्शन। इसीलिए पोजीशन वेक्टर को रीड करना होता है। अच्छा चलो आगे देखते हैं। अब अगर हम ये जान चुके हैं कि ये किसी पोजीशन r वेक्टर पर है तो क्या होने वाला है, तो देखो ये अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में जाएं ये इस तरह से, तो ये पोजीशन बनती है। यहां पर एक एंगल ड्रॉप होता है, ये थीटा, तो इसको क्या दिखाई देगा, यहां से ऑब्जर्व करेंगे आप कि ये पार्टिकल किसी एंगल पर मूव करता है, और एंगल पे मूव करता है तो एंगल पे क्या है इसके पास, मास, वेलोसिटी, मतलब कि किसी एंगल पर ये मोमेंटम कैरी कर रहा है अपने साथ। अच्छा, यहां के कंसेप्ट से हमें क्या नजर आया, तो वो देखो ध्यान से। अगर हम ये देखें कि एम, वी, थीटा और आर ये सारी क्वांटिटी आपस में कैसे रिलेट होती हैं। पहला, इसके पास क्या है, कोई यहां से देखता है तो कहता है मोमेंटम है, यहां से देखेगा मोमेंटम तो भी है, लेकिन अब मोमेंटम बदल गया। क्यों बदल गया, तो सुनो, जब एक लाइन में देखते हैं तो लीनियर मोमेंटम, जब किसी एंगल पर ऑब्जर्व करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम। ओके, नाउ एंगुलर मोमेंटम सोचना यह है कि जब हमने बस किया क्या है, हमने बस अपना ओरिजिन चेंज किया है, और इस ओरिजिन के चेंज करने से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है वो हमें समझना है। देखो क्या इंपैक्ट पड़ता है, हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो हम ना इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना देंगे। अब वो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो ये सोचना है। देखो हमें पता है कि रोटेशन को इफेक्ट कौन देता है, रोटेशन को इंक्रीज कौन करता है, किसी बॉडी में एंगल, मतलब कि एक रोटेशनल इफेक्ट कैसे पैदा होता है, तो आंसर है कि वो किसी ना किसी डिस्टेंस पर हो। हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी डोर को ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं किसी नट बोल्ट को खोलना चाहता हूं, हाँ, तो मैं ऐसे हाथ घुमा के नहीं खोल सकता हूं, मुझे मूवमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक डिस्टेंस, ऐसी डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तो रोटेशनल इफेक्ट अपने आप आ जाएगा। इसी तरह यहां पर रोटेशन इफेक्ट कौन देता है, ये सोचो, मुझे उसको घुमाना कैसे पड़ता है नट बोल्ट को, तो नट बोल्ट को पहले ऐसे होल्ड करते हैं, हाँ, उसकी एक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, उस पर फोर्स कैसे लगाते हैं, इस तरफ ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, यहां पर एक एंड फिक्स रहता है, यहां पर फंसा देते हैं, फंसाने के बाद इसको पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, कहां पर खींच रहे हैं इसको, अंदर की तरफ, ये मतलब कि ये इस डायरेक्शन में इसको खींचेंगे तो ये ऐसे घूमेगा, अगर एक एंड से फिक्स है तो, हम जानते हैं ना। अच्छा, ये सोचो कि अगर उसको हम ऐसे खींचे या ऐसे खींचे, क्या रोटेशन इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। फिर से देखो, यहां से डिस्टेंस कहां क्रिएट है, इस लाइन में, हाँ, हमने इसको इसी लाइन में धकेल दिया, इसी लाइन में खींच दिया, क्या रोटेशन इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। मतलब कि अगर डिस्टेंस, मोमेंट और फोर्स इनके बीच में एंगल 0 हो तो कोई रोटेशन इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर एंगल 90 होगा तो मैक्सिमम आएगा, है ना, 90 पे मैक्सिमम आता है। तो अब हमने मैक्सिमम इफेक्ट के लिए, मैक्सिमम रोटेशन इफेक्ट के लिए एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दो क्वांटिटी के बीच में 90 डिग्री एंगल। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर कौन है वेक्टर, ये है वेक्टर, और कौन है वेक्टर, ये है वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का इफेक्ट पैदा कर लो एक फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ये ऐसे, ये, अब अच्छा, इसके लिए
देखो अगर, तो इस पे परपेंडिकुलर कौन सी लाइन बनेगी? ये वाली। ये क्या है? इस पे परपेंडिकुलर है ये आर। हाँ, आर हमारे पास एक वेक्टर है जो कैसा है? ये परपेंडिकुलर है। इस वेलोसिटी पर आर परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसका एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं। कैसा फॉर्मूला? देखो, मोमेंटम क्या होता है? एम वी, है ना? ये भी एक वेक्टर है, और हमने इसमें एक रोटेशन वाला वेक्टर भी ला ली, इसमें लेकर आ गए। वो कौन है? आर। ठीक, हमने डिस्टेंस क्रिएट किया, और ये मोमेंटम, है ना? और ये भी एक वेक्टर है। अब सोचो, एक वेक्टर, और जब दो वेक्टर हो तो उनके बीच में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लगता है। सो लेट्स वी डू। अब इसको यहां से एक बार और देखते हैं। हाँ, तो m को हम अलग कर लेते हैं क्योंकि वो स्केलर है। जो वेक्टर क्वांटिटी है उनको ब्रैकेट के अंदर r वेक्टर, करेक्ट। फिर v वेक्टर। अब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये समझना है। देखो, हमें पता है एक बात कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं a और b, अगर हमने स्केलर मल्टीप्लाई लगा दिया तो देखो क्या रीड करते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी। फिर से ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी गिव्स यू वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमने एक बार और पढ़ा था कि कोई फोर्स जिस पे डायरेक्शन होती है। ओके, यहां सोचना है कि हमें जो भी इसके रिजल्ट से मिलने वाला है वो वेक्टर है कि स्केलर। तो आपको एक बात बता के चलता हूं मैं, मोमेंट कब बना? जब ये किसी एंगल पर है। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हमें यहां मिलने वाला है, एंगुलर मोमेंटम। अब ये वेक्टर है कि स्केलर, ये समझना है। मैं आपको अभी से एक इंफॉर्मेशन देके चलता हूं। वो क्या? कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है वेक्टर, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल के नजरिए से इसको हमने वेक्टर का हमने रूल दिया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर कैसे हुई है? क्योंकि इनके बीच में क्या लगा होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो इसको छोटा सा हम लिख लेते हैं एक बार कि m क्रॉस v, you will have वेक्टर क्वांटिटी दिस, और ये साइन है एंगुलर मोमेंटम का। ये एंगुलर मोमेंटम। अब सोचो कि जब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आने वाला है इसका मैग्नीट्यूड? तो इसको हम यहां निकालते हैं। जैसे मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वैसे एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर है। अब ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो इसका मैग्नीट्यूड है ना, ये मोड लगा देंगे मैग्नीट्यूड एम आर वी, और क्रॉस प्रोडक्ट की जगह पे साइन थीटा। ये फोर्थ चैप्टर में सीखा था हमने, साइन थीटा। ठीक, कंप्लीट। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो सुनो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना? और जब वेक्टर क्वांटिटी का अमाउंट निकलता है तो साथ में एक बात याद रखो कि डायरेक्शन भी होती है। तो कहां है डायरेक्शन? तो डायरेक्शन के लिए हम एक लिख लेते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यूनिट वेक्टर कितना काम में आता है? इसका अमाउंट 1 होता है। तो इसका मतलब कि मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 एंड विद सम डायरेक्शन। डायरेक्शन है और अमाउंट 1, अमाउंट से इसको मल्टीप्लाई करो, कोई चेंज नहीं, बस क्या एडिशन हो जाएगा कि इसमें डायरेक्शन आ गई। और यही हमारे पास इसकी ब्यूटी है, mvr sin थीटा। इन केस अब देखो यहां से क्या रिजल्ट मिलने वाला है। देखो,
ये कोई भी पार्टिकल हमारे पास है, लेट्स वी से कि एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है ये इस तरह से, ओके, और इसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है यहां से इसको ओरिजिन है, तो यहां से पूछता है पार्टिकल कहां, यहां पर कितनी दूर है, ये पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी v वेक्टर, और हमें पता है सर्कल में रेडियस, जो सर्कल की रेडियस होती है वो हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है, हर पॉइंट पे, यहां भी परपेंडिकुलर हर जगह। तो साइन 90 कितना हो गया 1, चलो इसका अमाउंट तो हो गया 1, ठीक है, तो क्या बचा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम mrv, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसकी, तो डायरेक्शन क्या है इसकी ये जरूरी है। जब कोई भी पार्टिकल को हम घूमता हुआ देख रहे हैं तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, उसके लिए राइट हैंड कर्ल यूज हमें करना है, राइट हैंड कर्ल, डिस्टेंस पहले उसके बाद में वेलोसिटी। यहां पर फिजिक्स बहुत कंफ्यूजिंग होने वाली है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, एक नहीं बहुत सारी चीजें, लाइक कि अभी मैंने बोला कि डायरेक्शन की डायरेक्शन में जहां पर डिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन में हाथ कर लिया, वेलोसिटी कहां पर है ऊपर, मैंने ऐसे कर लिया, तो ये चीज कहां आती हुई दिखाई दे रही है आउटवर्ड, ठीक है, तो ये हो गई आउटवर्ड। इन केस कि पार्टिकल ऐसे जा रहा होता तो ऐसे करते, फिर ऐसे करते, तो कहां जा रहा है फिंगर, इनवर्ड, तो इसके लिए ये इनवर्ड जाएगा। अब हमें एक बात करते हैं, सबसे पहले ये सब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन था और कुछ नहीं, जो अब होने वाला है वो ध्यान सुनना। वो क्या है कि लीनियर मोमेंटम में जब हम किसी पार्टिकल को, ये ऐसे चलता है मास m और इसी की डायरेक्शन में ऑब्जर्व अगर करते हैं तो इसके पास कोई रोटेशन इफेक्ट नहीं है, हमारे लिए किसी एंगल पे नहीं चलता, तो ये लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। अगर ये लीनियर है तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है mv, कोई वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कोई भी रोटेशन के लिए डायरेक्शन इनवर्ड या आउटवर्ड नहीं है, लेकिन जब यहां को देखने वाला ऑरिजिन हमने चेंज कर दिया, इस ऑरिजिन पर आ गए, तो अब हमें क्या लगता है कि यही पार्टिकल जो चल रहा है आर वी कहां जा रहा होगा, ऐसे चल के अंदर की तरफ, करेक्ट, ये इससे पता लगता है। अब डाउट मन में ये आता है, हम चाहे यहां से देखें चाहे यहां से देखें, हाँ पार्टिकल तो चल तो सीधा रहा है, तो अंदर क्यों जाएगा, है ना पहला डाउट, कि पार्टिकल तो ऐसे जा रहा है अंदर क्यों जाएगा। ये चीज मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि अंदर क्यों जाएगा। चलो अभी क्लियर करते हैं। देखो एक बात याद रखो कि पार्टिकल जब भी रोटेट कर रहा है वो अंदर तब जाएगा जब वो किसी फिक्स डिस्टेंस से बंधा होगा। अगर ये डिस्टेंस फिक्स है तब वो कहां जाएगा, अंदर या बाहर की तरफ, इनवर्ड या आउटवर्ड। लेकिन अगर ये डायरेक्शन कंटिन्यू बदल रही है तब ये ऐसा नहीं करेगा, तब इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक, तब वो लगेगा कि ऐसे घूम के वो उधर जा रहा है। देखो सिंपल सी बात है, अब मैं आपसे कहूंगा कि इसको ऑब्जर्व करो, ये करेक्ट, ये ऐसे करके जा रहा है, तो कहां दिखता है आपको, ये बोर्ड की तरफ जा रहा है, फिर से देखो ये कहां जा रहा है, तो आप कहोगे कि वहां से देख करके बोर्ड की तरफ जा रहा है। लेकिन अब मैं इसको देखता हूं तो मेरे लिए ऑब्वियस है कि सीधा चल रहा है तो सीधा यहां जाएगा, करेक्ट ना। और डिफरेंट चीजों पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का केस बहुत ही सिंपल था, एंगुलर मोमेंटम का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम का था, इट इज अ कैरेक्टर ऑफ मूविंग बॉडी, इट इज अ कैरेक्टर ऑफ मूविंग स्ट्रेट बॉडी, है ना, कि एक बॉडी के पास, या तो फिर से देखो ऐसे भी कहते हैं कुछ डेफिनेशन में, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। बट
एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या, बहुत सारी चीजें, लाइक इट इज मोमेंट, ये देखो ऐसा भी पढ़ते हैं इसको, इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये भी डेफिनेशन होती है। दूसरा, इट इज अ कैरेक्टर ऑफ रोटेटिंग बॉडी विच हैज मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो ये दो दो डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। अब ओके, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में फर्क क्या आ गया, वो ये कि उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं था। लीनियर में या लीनियर मोमेंटम में कोई मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं था, और एंगुलर मोमेंटम में मल्टीप्लिकेशन रूल है। अगर है रूल तो कौन सा रूल है ये, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ये। और जब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको रीड करने का तरीका भी बदल जाता है। कैसा, देखो हम मोमेंटम को ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन ऐसे लिखना हमारे पास तरीका गलत होगा, ये तरीका टोटली रॉन्ग है। ये क्यों है रॉन्ग, तो समझो। ये जो तरीका है ना, हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको, पहले क्या लिखा है, आर वेक्टर, तो पहले आर कहां है वो देखो, आर यहां पर है, तो आर की तरफ अपना हाथ कर लो। वी कहां पर है, ऊपर, तो ये हमने ऐसे कर लिया, तब जाके डायरेक्शन एक ऐसे आती है, आउटवर्ड। लेकिन अगर पहले हाथ वी की तरफ कर लिया तो ये देखो, ये हाथ ऐसे वी की तरफ, आर कहां पर है, अंदर की तरफ, मैंने अंदर की तरफ कर लिया। या तो फिर से देखो, ये वी है, ये आर ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, आर कहां है, यहां पर, ये डायरेक्शन। वी को मैंने ऐसे करना पड़ेगा, आर कहां पर है, ऐसे। अब कहां जा रही डायरेक्शन, इनसाइड, तो ये वाले केस में आउटसाइड, ये वाले केस में इनसाइड। क्या पार्टिकल की एक टाइम पे दो डायरेक्शन हो सकती है, ऐसे भी जाएगा ऐसे भी जाएगा एक टाइम पर, नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट का रूल लिखना गलत होता है। पहले हमेशा ये लिखा करो, आर वेक्टर, पहले हमेशा जो लिखा गया है पहले ये आर, पहले इसके डायरेक्शन में हाथ करना है, देन वेलोसिटी की, तब जाके हमें एक्यूरेट उसकी डायरेक्शन पता चलेगी। हमेशा का रूल है ये। तो पहले आर देन दूसरी क्वांटिटी है। सेकंड रूल देखो यहां पर, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आर एम वी साइन थीटा, साथ ही साथ डायरेक्शन को शो करने वाला यूनिट वेक्टर। अच्छा, थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड आर। ये रहा वी, ये रहा आर, तो वी और आर, ये इनके बीच में जो एंगल बना है यही एंगल कौन है, थीटा, एंगल बिटवीन वी एंड आर, ये याद रखना है। और फॉर्मूला बनाने के लिए हमने परपेंडिकुलर ले लिया था, ठीक, ओके। अब हम कुछ और क्वांटिटी को पढ़ते हैं इसी के अंदर, हाँ ओके। देखिए अब मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का सबसे अजीब कैरेक्टर आने वाला है। अच्छा वो क्या है, उससे पहले ना एक छोटा सा बात, देखो हमें क्या पता है, हम जानते हैं कि जब हम किसी बॉडी के मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम को कंजर्व भी जानते हैं और उसको कंजर्वेशन नहीं भी जानते हैं। जैसे हमने सुना था कि मोमेंटम इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, है ना। एक रॉकेट वाला एग्जांपल, अगर रॉकेट के ऊपर हम बैठे हैं तो ठीक है, अगर हम बाहर से देखते हैं तो क्या होता है, रॉकेट के ऊपर ये फ्यूल बर्नआउट होता है। जब यहां पर बैठे हैं ना हम रॉकेट के ऊपर, तब हमें लगता है कि हम पर कोई फोर्स लगाकर ऊपर धकेलता है, और जब बाहर से देखते हैं तो क्या लगता है, बाहर से देखने पर लगता है कि जितना फ्यूल यहां जा रहा है उसी के हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है। हमने पढ़ा था इसमें कि जब हम बाहर से देखते हैं तो मोमेंटम कंजर्व लगता है हमें, लेकिन जब अंदर देखते हैं तो हमें मोमेंटम कंजर्व नहीं लगता है। फिर से देखो, मोमेंटम कम कंजर्व होता है। मोमेंटम, अगर हम मोमेंटम की बात करें तो ये P इक्वल्स mv, इसका चेंज क्या होता है, तो मोमेंटम का चेंज वी कॉल इट फोर्स।
एम डीवी बाय डी टी, करेक्ट। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोमेंटम टाइम के साथ बदलता है, और जब मोमेंटम बदलता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स है तब मोमेंटम कंजर्व नहीं है। क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, देखो फिर से हमने दो केस पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने इंटरनल फोर्स, एक पढ़ा था हमने एक्सटर्नल। इसमें और इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स में लगता है कि कोई हमें पुश करता है। हम जब यहां पर हैं, लाइक मेरा फ्रेंड खड़ा है आगे की तरफ, इफ आई पुश हिम, तब उसको कौन सी फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल। लेकिन अगर हम देखें कि बाहर से खड़े हैं और कैरम बोर्ड की गोटियां ऐसे जाती हैं, ऐसे टकराती हैं, फिर ऐसे टकराती हैं कंटिन्यू। जब वो टकराती हैं तो उनका टकराना हम देखते हैं, ठीक, लेकिन वो एक सिस्टम के अंदर बंद है। उनके फोर्स लगाने से क्या सिस्टम चलता है क्या? अच्छा, एक बार इसको फिर से बोलता हूं, मैं कहां खड़ा हूं, आउटसाइड। अच्छा, जब मैं कैरम बोर्ड के बाहर खड़ा हूं तो मेरे लिए फोर्स का मतलब क्या, मेरे लिए फोर्स का मतलब, इफ आई स्टैंडिंग हियर, देन मेरे लिए फोर्स का मतलब कि पूरा कैरम बोर्ड मूव करना चाहिए, कंप्लीट कैरम बोर्ड, कंप्लीट सिस्टम मूव करना चाहिए। अगर मैं बाहर खड़ा हूं तो मेरे लिए फोर्स का मतलब ये है। सोचो, जब कैरम बोर्ड की गोटियां ऐसे स्ट्राइक करती हैं, तो इनके टकराने से, इनके फोर्स लगाने से क्या ये चलता है? नहीं चलता है, वेलोसिटी जीरो होती है, करेक्ट ना। तो मेरा नजरिया क्या होता है, मैं कहता हूं कि अगर फोर्स लगेगी तो ये चलता हुआ नजर आएगा। फोर्स लगी, क्या ये चला? नहीं चला। इसीलिए जो फोर्स सिस्टम के अंदर लगी वो इंटरनल है, करेक्ट ना। और अगर मैं इसको बाहर से धकेलता हूं तो ये एक्सटर्नल है। और एक्सटर्नल फोर्स में मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब मैं इसको खड़े होकर देख रहा हूं कोई फोर्स नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि ये नहीं चलता है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है। मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इसका मोशन नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? एक्सटर्नल फोर्स जीरो, क्योंकि ये नहीं चल रहा है। इसीलिए मोमेंटम में कोई चेंज आएगा क्या? इसका मोमेंटम जो पहले था सिस्टम का, वो अभी भी वैसा का वैसा है। तो क्या पढ़ते हैं? नो चेंज इन मोमेंटम। अगर मोमेंटम नहीं बदला तो उसको क्या कहते हैं? मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लेकिन जो इसमें फोर्स लग रही है वो फोर्स कौन सी है? इंटरनल तो है, एक्सटर्नल नहीं है। इसका मतलब कि इंटरनल फोर्स लगने से मोमेंटम कंजर्व रहता है, सिस्टम मूव नहीं करता है। जब गोटियां टकराएंगी, इंटरनल फोर्स, सिस्टम नहीं चलता, कंजर्व है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। रॉकेट वाले केस में भी तो यही होता है ना। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैं रॉकेट के अंदर हूं। अगर मैं रॉकेट के अंदर हूं, मैं तो किसी को फोर्स लगाने नहीं गया, मुझ पर एक फोर्स लगी और मैं ऐसे उड़ गया। तो मुझ पर फोर्स लगी और मेरे पास क्या आ गई? वेलोसिटी कब आती है? एक्सटर्नल फोर्स से। तो रॉकेट के ऊपर बैठकर क्या लगता है? रॉकेट के ऊपर बैठकर लगता है कि ये है, अगर ये है तो मोमेंटम में चेंज है। और मुझे बाहर से क्या लगता है? बाहर से मुझे लगता है कि ये इंसान रॉकेट के अंदर, रॉकेट भी ऐसे है, करेक्ट ना। रॉकेट ऊपर जाता है लेकिन उसका फ्यूल कुछ कम होता है, तो पूरा सिस्टम सेम का सेम रहता है, कुछ मास यहां, कुछ यहां पर। मैं इसको पूरा देखता हूं कि जो मास यहां निकलता है ये ऊपर जाता है। तो सारी प्रोसेस, सारी की सारी फोर्स इंटरनल है तो मोमेंटम कंजर्व। ये कंप्लीट हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था, अभी बस छोटा सा देखा हमने। अच्छा, तो मतलब कि इंटरनल फोर्स में मोमेंटम कंजर्व होता है। अभी हम एंगुलर मोमेंटम को पढ़ रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम में क्या होने वाला है?
ये देखना है। ओके, क्या होता है? तो एम वी आर साइन थीटा, लेट्स से कि थीटा 90 डिग्री पर है, तो थीटा, डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन कहां है वो हम बाद में देख लेंगे। हम जब ऐसे करेंगे डायरेक्शन आ जाएगी, वो अनदर मेथड है। ओके, यहां देखो, ये चीज क्या है, इसको फिर से लिखता हूं मैं, मोमेंटम एंड डिस्टेंस, है ना। इसको हम अभी थोड़ी देर में और देखने वाले हैं, लेकिन अभी हम ये देखेंगे। देखो, एक रूल, ये सन है, ये अर्थ है, और हम ये रूल जान चुके हैं कि नेचर में 2, 3, 4 बहुत सारी बॉडी जितनी भी है वो किसके अराउंड रोटेट करती हैं? दे मूव अराउंड सेंटर ऑफ मास। तो सन भी इसके चक्कर लगाता है और अर्थ भी इसी के चक्कर लगाती है। सन कंटिन्यू यहां घूमता है और अर्थ यहां घूमती है। अभी हम अर्थ की बात करते हैं। यह है अर्थ, उसका मास m। नाउ अर्थ कहां पर है? अर्थ कहां पर है उसके लिए ऑरिजिन यहां से चुन लिया हमने। ये ऑरिजिन, यहां से देखने पर हमें अर्थ यहां दिखाई देती है, R1, ये तो RO इस पोजीशन पर है, करेक्ट है। अच्छा, वेलोसिटी का क्या होता है? हम जानते हैं कि जब अर्थ ये सेंटर ऑफ मास के चक्कर लगाती है, इसके चारों तरफ घूमती है, तो वेलोसिटी बदलती है। कैसे कैसे? जब वो यहां पर आ जाएगी पोजीशन ए से पोजीशन बी पर, तो इसकी वेलोसिटी पहले से ज्यादा होगी। ये बात हम जानते हैं कि जब वो सेंटर ऑफ मास के पास वाले पॉइंट पे आती है, तो यहां से आते हुए बड़ी तेजी से घूमती है, फिर दूर जाती धीरे से, फिर तेजी से, फिर धीरे से, फिर तेजी से, फिर धीरे से, तो वेलोसिटी यहां बढ़ जाती है, मास अभी भी सेम है। अच्छा, ए पर अर्थ कहां थी? यहां। बी पर कहां है? आर वेक्टर से ओ प्राइम, करेक्ट। अब देखो क्या क्या बदला और क्या क्या नहीं। हाँ, यहां क्या बदल गया? वेलोसिटी भी और पोजीशन वेक्टर भी। देखने पर दोनों लगता है चेंज है, ठीक है ना। तो सोचो कि जब ये दोनों के दोनों बदल गए देखने पर, तो क्या हो रहा है? सोचो, अगर हम इसको आउटसाइड से देखते हैं तो हमें दोनों के दोनों ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई देती हैं कि एक तरफ वेलोसिटी ज्यादा थी, एक तरफ वेलोसिटी कम है। एक और एग्जांपल देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, ऐसे आएगा, ठीक है। यहां से थ्रो किया, वेलोसिटी v1, करेक्ट। और हमारा ऑरिजिन कहां पर है? यहीं पर है, ठीक है। ये यहां पर आया, वेलोसिटी कितनी? v2। मास अभी भी सेम है, मास, ठीक है। जब पार्टिकल यहां है तो कितना है इसका पोजीशन? ऐसा पोजीशन है। सोचो, जब पार्टिकल यहां पर है तो एंगुलर मोमेंटम कितना है? तो यहां देखो, mvr, वेलोसिटी तो है, मास भी है, लेकिन ऑरिजिन से पार्टिकल कितना दूर है? कहीं नहीं है। तो यहां पर मोमेंटम कितना है? 0। यहां बात करो, यहां कितना है? कुछ है, करेक्ट ना। कितना है मोमेंटम? r भी है, m भी है, v भी है। ये तीनों क्वांटिटी है, तो एंगुलर मोमेंटम तब 0 नहीं है। अच्छा, ऐसा कैसे बन गया? तो क्योंकि ग्रेविटी इसको खींचती है जब हम किसी को थ्रो करते हैं। तो सोचो, जब पार्टिकल यहां होगा तो यहां पर वेलोसिटी अलग होगी। हमें पता है कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल ऊपर जाता है, स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है, नीचे आता है, स्पीड बढ़ती है, बढ़ती है और बढ़ती है। तो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी बदल रही है ना। हर एक पॉइंट पर, अगर हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी बदल रही है, तो सोचो क्या होने वाला है। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी बदलने वाला है, यहां अलग, यहां अलग, यहां पर अलग, करेक्ट, ओके। लेकिन जब हम यहां से पढ़ते हैं तब मोमेंटम की, ये देखो क्या हो रहा है यहां पर मोमेंटम कैसा है? अलग है। यहां पर कैसा है? अलग है। यहां पर कैसा है? अलग। क्यों अलग है? क्योंकि वेलोसिटी अलग है, डिस्टेंस अलग है, पोजीशन वेक्टर अलग है। ओके, थोड़ा सा और देखो इसको।
अब मैं कुछ ज्यादा घुमाने वाला नहीं हूं, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट पर आके क्या करना है, देखो इस पार्टिकल की बात करते हैं, इसको सारा हटाकर डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पर कि हम कहना क्या चाहते हैं। हमने ये अपना ओरिजिन छोड़कर यहां पर आ गए, यहां की वेलोसिटी v1 तो पोजीशन वेक्टर r1, यहां की वेलोसिटी v2 पोजीशन वेक्टर r2। ठीक है, यहां से अगर ऑब्जर्व करें तो देखो क्या होगा। इसका हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखते हैं m v1 r1, दूसरा m v2 r2। करेक्ट है। यहां सोचना कि इस केस में क्या इंपैक्ट पड़ा। देखो जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां डिस्टेंस कैसी है, कम। ओके सॉरी, इस केस में सेकंड वाले में हाँ, यहां पर वेलोसिटी कम है तो डिस्टेंस कैसी है, ज्यादा। और यहां पर अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो डिस्टेंस कम है। तो यहां से क्या दिखता है आपको कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसको बैलेंस करने के लिए स्पीड बढ़ गई, डिस्टेंस कम हो गई। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, सेम। सेम का मतलब नो चेंज, नो चेंज का मतलब कंजर्व। करेक्ट है। थोड़ी सी ना इस बात में कंफ्यूजन है। पता है क्या कंफ्यूजन है, वो देखो यहां पर। क्या एंगुलर मोमेंटम यहां से कंजर्व होगा? मन तो कर रहा है क्या दे, यहां से होगा तो यहां से दिखता है। क्या होगा मोमेंटम यहां से, कंजर्व की नहीं होगा? कंजर्व होगा कि नहीं होगा, अब सुनना बात को ध्यान से। अक्सर हम ऐसी चीजों को पढ़ के बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और मैंने आपको किया, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने किया मैंने अच्छी तरह से। अब कंफ्यूजन का सॉल्यूशन क्या है ये जरूरी है। देखो पहली चीज कि व्हाट इज कंफ्यूजन। जब तक कंफ्यूजन नहीं पता होगी सॉल्यूशन क्या ढूंढोगे, नहीं ढूंढ पाओगे ना। कंफ्यूजन क्या है कि मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं। एंगुलर मोमेंटम यहां से देखने पर लगता है कंजर्व है, हमने यहां से मना कर दिया, यहां से कंजर्व नहीं है। क्यों नहीं है भाई कंजर्व? यहां से वेलोसिटी तो यहां पर भी ज्यादा है जहां वेलोसिटी ज्यादा है डिस्टेंस कम है, ये रूल। यहां वेलोसिटी कम है डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला रूल आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तो है, यहां से भी लग रहा है, लेकिन मैंने मना किया कि यहां से एल कंजर्व नहीं है। चेंज इन मोमेंटम, यहां से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन को हटाता हूं एक एक करके। नंबर 1, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अच्छा, अब बारीकी को पकड़ना, आपको न्यूमेरिकल करने में और कंसेप्ट समझ में आसानी पड़ेगी। क्या कंजर्व होने की मीनिंग क्या है? कंजर्व होने की मीनिंग नो चेंज, नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब एल इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मीनिंग है कि नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। करेक्ट है। इसकी दूसरी लाइन को पकड़ना, चेंज कब नहीं होता, नो एक्सटर्नल फोर्स। कौन सी फोर्स? रोटेशनल फोर्स। जब एक्सटर्नल रोटेशनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तब जाके कंजर्व होगा। करेक्ट ना। अब सोचो हमारा मेन चीज क्या है, मेन चीज ये कि ये क्या मीनिंग है। अगर ये पता लग जाता है तो साफ साफ हम बता देंगे कहां कंजर्व नहीं है।
करेक्ट। तो इसको ढूंढे फिर, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा यहां कंजर्व नहीं है, यहां से देखने पे कंजर्व है। क्या मीनिंग है इसकी, इसको समझना है, ठीक है। देखते हैं इसको। अब दोनों को अच्छे से समझना है, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि हमारा मेन टास्क क्या होना चाहिए। जब हम बोलें कि मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो पहले क्या सोचोगे, ये रोटेशनल फोर्स। तो इसको पहले फाइंड करते हैं। चलो, मोमेंटम का वेक्टर फॉर्म, यहां पर हम ना मोमेंटम को टाइम के साथ चेंज करते हैं, ठीक है। जब इसको चेंज करेंगे तो चेंज लिखने की मीनिंग क्या होती है, टाइम के साथ चेंज। यहां पर ये दो क्वांटिटी है, ये दो क्वांटिटी है और ये दोनों की दोनों वेरिएबल है। मेन बात क्या है कि दोनों वेरिएबल हैं। कैसे कैसे वेरिएबल हैं, तो सुनो। मोमेंटम क्यों बदलेगा, क्योंकि वेलोसिटी बदल सकती है। और ये क्यों बदलेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर अलग अलग है। तो दोनों के दोनों वेरिएबल है, इसीलिए इसको कैसे चेंज करना है ये समझना है आपको। तो सुनो, पहले हमें इस वाली को चेंज करना है, इसको सेम रखना है। तो लेट्स वी डू डी आर बाई डी टी, ये क्या हो गया, चेंज। दूसरी वाली कैसी रहेगी, फिक्स, फिक्स। और साथ में ये वेक्टर। पहला काम कि इसको चेंज किया, दूसरा अब इसको चेंज करेंगे, इसको सेम। तो आर वेक्टर सेम है, चेंज करना है इस वाले को, करेक्ट। अच्छा, अब इनका रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट क्या होगा ये समझो। ये क्या चीज है, वेलोसिटी। ये क्या है, मोमेंटम प्लस आर। और ये क्या चीज है, चेंज इन मोमेंटम, लीनियर फोर्स। हम पढ़े इसको। अच्छा, इसके बारे में सोचो, ये क्या बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखो, वी पी साइन थीटा, करेक्ट ना। सोचो, मोमेंटम और वेलोसिटी क्या डायरेक्शन होती है, सेम। जिस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होती है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, मोमेंटम का भी। ये जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, या तो ऐसा बोलो कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी में मोमेंटम, इसलिए एंगल हमेशा कितना रहेगा, जीरो। अगर इनका एंगल जीरो है तो ये कितना रहेगा, जीरो। तो लेट्स वी फिनिश इट। कर दिया फिनिश। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिलता है ये रिजल्ट, चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट आर क्रॉस एफ, मतलब आर एफ साइन थीटा इनटू में यूनिट वेक्टर, ये मिलता है ना। और यही चीज हमारे पास होती है मोमेंट ऑफ फोर्स, इसी को पढ़ते हैं टॉर्क, मतलब रोटेशनल फोर्स। सो दिस इज योर रोटेशनल फोर्स, जिसको हम टॉर्क पढ़ते हैं, टॉर्क। ये रोटेशनल फोर्स है। अब यही समझना है कि रोटेशनल फोर्स अगर लगेगी तो जाके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिगड़ जाएगा, तब मोमेंटम चेंज होगा, एंगुलर मोमेंटम। अगर टॉर्क नहीं लग रहा है तब जाके ये कंजर्व रहेगा, मीनिंग कि एंगुलर मोमेंटम का चेंज कब नहीं होगा, तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा जब कि तब टॉर्क कितना होना चाहिए, जीरो, जीरो, करेक्ट ना। अब सोचो ये जीरो कब बनेगा, तो ये देखो आर एफ साइन थीटा, और एंगल कितना होना चाहिए जीरो के लिए, 0 डिग्री। इसका मतलब कि ये रही सेंटर ऑफ मास और ये रही ग्रेविटेशन फोर्स और ये रहा पोजीशन वेक्टर। कितना एंगल है, 180 डिग्री। सो हियर थीटा इज 180 डिग्री और यहां पर साइन 180 डिग्री इज ऑलवेज 0।
अब सोचो यहां से मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं? क्यों है कंजर्व? क्योंकि यहां पर टॉर्क जीरो है, यहां पर टॉर्क जीरो है इसलिए कंजर्व है। यहां की बात करो, यहां से ग्रेविटी और पोजीशन वेक्टर अलग अलग होगा, इसीलिए मैंने कहा था कि यहां से कंजर्व नहीं है। यहां से देखने पे ग्रेविटी कहां है इन दोनों के बीच में? इन दोनों की ग्रेविटी यहां पर है और पोजीशन वेक्टर यहां पर है। तो पोजीशन वेक्टर ऐसे, ग्रेविटी ऐसे, तो कुछ एंगल बन रहा है यहां पर। यहां से देखने पे कंजर्व नहीं है और यहां से देखने पर कंजर्व है। इसीलिए एक बात और, एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। फ्रेम पे डिपेंड करती है, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आए दिमाग में? तो ये जरूरी कंसेप्ट है, ठीक। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहां से लेकर ये वाला। मैंने यहां से कुछ और भी बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से। वो ये कि क्या हो कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स हो ही ना, जो भी लेटेस्ट थ्योरी है उसमें क्या निकला है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये है कि ग्रेविटेशन फोर्स है ही नहीं। अगर ग्रेविटेशन फोर्स होगी नहीं तो जीरो, तो भी तो मोमेंटम कंजर्व है ना? हाँ, कंजर्व है। और जब मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम, तो उसके पास एक डायरेक्शन होती है, वो रोटेट करके कहीं जा रहा होता है। और हमने कई सारी वीडियोस में देखा भी है कि अर्थ, सन, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे करके घूम के कहीं ना कहीं जा रहा है। देखा कभी? वो क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसमें कौन सा कंसेप्ट लगा है? एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो चैप्टर है रोटेशनल मोशन, ये पूरा स्पेस को समझने में हेल्प करेगा। एक वीडियो देखना जिसमें सन ऐसे चल रही है, अर्थ ऐसे घूम रही है, तो कहीं ना कहीं कहां जा रहा है, किसके इफेक्ट में जा रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है और एंगुलर मोमेंटम वहां पर कंजर्व लगेगा। और दो हैवियर बॉडी हैं, लाइक सन ज्यादा हैवी है, अर्थ यहां पर है, तो ये किसके चक्कर लगा रही हैं? सेंटर ऑफ मास के। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें एक एक करके बारीकी से पढ़ना है, ठीक। ओके, तो ये सब कंसेप्ट। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और देखिए, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होता है? एम वी आर साइन थीटा इंटू में यूनिट वेक्टर। लेट्स से कि डायरेक्शन आउटसाइड है, तो डायरेक्शन का यहां पर काम खत्म। तो डायरेक्शन का काम खत्म हो गया हमारे पास, है ना? हमने मान लिया कि यहां पर है, यहां पर है, इट इज ओके। साइन थीटा, थीटा मान लिया कि इट इज 90 डिग्री, फिनिश। तो साइन थीटा और ये खत्म, बस हम इस पे फोकस करेंगे। देखिए, जब अर्थ यहां आएगी वेलोसिटी अलग, यहां पर रहेगी वेलोसिटी अलग, मतलब कि हर एक पॉइंट पर अर्थ की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होने वाली है। क्यों अलग होगी वेलोसिटी? यहां पर क्यों अलग, यहां पर क्यों अलग, इसको समझना है भी। अभी क्या पढ़ रहे हैं कि ये हर एक पॉइंट पर अलग होगी। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल है ऐसे, एक सर्कल है हमारे पास, ये एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, इसमें बहुत सारे पार्टिकल घूम रहे हैं कंटिन्यू। कहां से? सेंटर ऑफ मास से देखने पर। ये जरूरी है ना, कहां से पूछना, है ना? तो एंगुलर मोमेंटम एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए ये पूछना जरूरी है कि कहां से। एक पार्टिकल ऐसे चलता है, एक पार्टिकल ऐसे चलता है, एक पार्टिकल ऐसे चलता है, इन तीनों का लीनियर स्पीड अलग अलग होगा। हमने पढ़ा है ना पहले भी कि इसकी लीनियर स्पीड अलग, इसकी v2 अलग, इसकी v3 अलग, 4th चैप्टर में। और ऐसे में अगर तीनों का एंगुलर मोमेंटम पूछे, r1, दूसरे वाले के लिए मास अगर चलो 2 तो m2 v2 r2, तीसरे वाले के लिए m3 v3 r3। लेकिन अगर यहां से देख रहे हैं हम और यहां से सबका मोमेंटम कंजर्व है, तो ये सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि कोई चेंज नहीं है। और जब मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम, तो क्या लिख देते हैं? m2 v2 r2, m3 v3 r3, सब आपस में इक्वल है। सबका क्या इक्वल है? एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि कोई चेंज नहीं है। यहां से ना ये जो v1 है और v2 है, ये हर पॉइंट पर अलग अलग है, बड़ा कंफ्यूजिंग है।
तो क्यों क्यों अलग अलग, क्या दिक्कत देगा? हमें बार बार हर किसी के लिए अलग अलग लीनियर स्पीड कैलकुलेट करना होगा। मैं चाह रहा हूं कि इसको एक कंसेप्ट में समेट लो। देखो मैं क्या करने वाला हूं, हम जानते हैं कि v इक्वल्स क्या है, ओमेगा आर, है ना? तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, m ओमेगा r1 इंटू में r1 स्क्वायर। अगर हम v1 के लिए सोचें तो v1 के लिए क्या होगा, ओमेगा r1, फिर ये भी r1। और हमें एक बात और पता है कि ये तीनों पार्टिकल जब चलेंगे तो हर एक सेकेंड एंगल सेम बनाने वाले हैं। ये तीनों के तीनों ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना? देखो इसने इतना दूर चला, इसने थोड़ा सा, इसने थोड़ा सा, और तीनों के तीनों एक ही जैसे एंगल पर हैं। एक सेकंड में इतना दूर, एक सेकंड में इतना, एक सेकंड में इतना। तो ये सोचो, ये पार्टिकल एक सेकंड में इतना दूर कैसे आ गया? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी। और वही पार्टिकल एक सेकंड में इतना आया, स्पीड कम थी। और वहीं पर ये पार्टिकल थोड़ा सा आया, इसकी स्पीड कम थी, लेकिन एक सेकंड में जो एंगल में चेंज होगा वो सेम होगा, और इसलिए एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी। डिस्कस किया था हमने पहले भी ना। अब यहां से m ओमेगा, और ये तो सेम रहेगा, m2 और r2 स्क्वायर। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। ये चीज क्या है? ये है एंगुलर मोमेंटम, है ना? m ओमेगा आर स्क्वायर। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? m ओमेगा आर स्क्वायर। अरे एक पार्टिकल के लिए r1 से, दूसरे के लिए r2 से, मास m1 ऐसे करके रख देते हैं। नाउ देखो, ये देखो, अगर पार्टिकल जो घूम रहा है इसकी तरह यहां से यहां पर आ गया, मास अलग है कि एक ही है? मास तो बदलेगा नहीं, तो मास इसका एक ही है, करेक्ट? ये सोचो, यहां की डिस्टेंस ज्यादा है, यहां की डिस्टेंस कम। अगर r1 की बात करें, r1 है ज्यादा, r2 है कम। क्या ये फेयर कंपैरिजन है क्या? कि r1 इतना ज्यादा है, r2 इतना सा है, लेकिन फिर भी बीच में क्या है, ये इक्वल। इक्वल कैसे हो सकता है? एक तरफ इतना हैवी है, एक तरफ इतना सा है, इक्वल कहां है? ये तो ज्यादा और कम है। इक्वल कैसे हो सकता है? इक्वल ये इसलिए है क्योंकि जो पार्टिकल इतना दूर है, ठीक, यहां से समझना, हम इसको यहां से समझेंगे। मैं इसको यहां से लेकर, जो ओमेगा है, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? ऐसा। मैं इसको वहां पर लेकर आता हूं, इसको रिमूव कर लेते हैं और यहां पर लेकर आते हैं, इसी पॉइंट पर। जो कंसेप्ट में समझा रहा हूं उसके लिए इसकी नीड है, और दूसरे उसके जो हमने बनाया था अभी, वो दूसरे में काम आएगा। इसको देखो, अगर एक ही तरह का मास है तो खत्म करो। r1 बहुत बड़ा है, r2 थोड़ा सा है, कंपैरिजन फेयर नहीं है। एक इतना ज्यादा, एक इतना सा कम। और हम क्या पढ़ रहे हैं कि दोनों के दोनों इक्वल हैं। इक्वल कैसे हो सकते हैं? इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल ये तभी हो सकता है जो जितना बड़ा है, अगर ये साथ वाला थोड़ा सा कम हो जाए, और अगर ये कम है इसके साथ वाला बढ़ जाए। जैसे मास अगर सेम है तो मास को छोड़ो, वेलोसिटी यहां पर 20 है और रेडियस यहां पर 50 है, करेक्ट ना? हमें इक्वल करना है, और हमने देखा कि r2 कम है, r कम है, तो किसको बढ़ना पड़ेगा अपने आप? ये 20 से कितना हो जाएगा? 50। देखो फिर से, ए पॉइंट पर डिस्टेंस 50 थी, स्पीड कितनी थी? 20। जैसे ही घूमकर बी पर आ गया तो क्या हो गया? डिस्टेंस तो हो गई कम। डिस्टेंस जैसे ही कम हुई, क्या बढ़ गई? स्पीड। और स्पीड को बढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसको इक्वल बनाना है। क्यों इक्वल बनाना है? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। ये किसकी निशानी है? चेंज इन मोमेंटम इज 0, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। ये करेक्ट ना? तो जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तब जाके हम ये पढ़ सकते हैं कि अर्थ जब यहां घूमकर आएगी तब इसकी लीनियर स्पीड बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इसको इक्वल रखना है। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये।
इसी के कंसेप्ट को कल कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जैसे कि कोई डांसर जब ऐसे करके नाचते हैं तो अपनी वो स्पीड को बढ़ा लेते हैं, मतलब कि जैसे कि अगर वो ऐसे करके किसी पॉइंट पे घूमते हैं, उन्होंने इसी पॉइंट से कैसे घूमते हैं वो, तो ये इनका वो एक्सिस होती है जिसके अराउंड वो घूमते हैं, ठीक। अच्छा, यहां से जब वो अपने अपने हैंड्स को ऐसे समेट के रखते हैं, है ना, इस पॉइंट से दोनों डिस्टेंस कैसी है, सेम। लेकिन जब अपने हाथ को खोल लेते हैं तब डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई। और जब एक पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ जाती है तब स्पीड कम, और जब डिस्टेंस कम होती है तो स्पीड ज्यादा, करेक्ट। अच्छा, ये कंसेप्ट तभी लगेगा जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। पहला, एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व होता है, क्योंकि नो टॉर्क, हमने पढ़ा कोई टॉर्क नहीं होना चाहिए, और इसकी भी एक लंबी डिस्कशन होगी हमारे साथ। टॉर्क नहीं होगा तो जाके कंजर्व होगा एंगुलर मोमेंटम, अगर वो कंजर्व तो ये कंसेप्ट। तो ये पूरी की पूरी फिजिक्स में हम कल यही डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए अब ध्यान से पढ़ना है आपको नेक्स्ट टाइम से, ठीक। और ये वाला आपको समझ में आया कंसेप्ट कि अर्थ जब घूमती है सन के अराउंड तो यहां स्पीड क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इसको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। क्यों कंजर्व है, क्योंकि कोई टॉर्क नहीं है, बस। ये खूबसूरत सी प्रिंसिपल हमारे फिजिक्स में डे टू डे लाइफ में काम आती है, और ये समझने में कंफ्यूजिंग क्यों होती है आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि पॉइंट बदल दिया हमने, कभी इसको ध्यान में नहीं रखा तो इसको कंजर्व कर दिया। एक आध क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि टॉर्क है ऐसा लिखा हुआ है, स्टूडेंट आंसर भी निकाल देते हैं, सही है क्या, नहीं ना, वो कलाकारी नहीं करना। अगर ये टॉर्क है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आंसर नहीं निकलेगा। ओके, चलो अब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेट्स फिनिश इट।